प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। हरियाणा जीके की एक नई क्लास के अंदर फिर आपका स्वागत है। आज फिर हम कुछ नए क्वेश्चनों के साथ आपके साथ हैं। तो दोस्तों हमने एक सीरीज चलाई हुई है जिसमें हम कुछ करंट के क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर्स के जो एग्जाम के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो इस सीरीज की ये आज चौथी क्लास है। जो भी साथी आज पहली बार हमारे से जुड़े हैं वो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों जो हरियाणा जीके के आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लगभग 25 के करीब ये क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। इन्हीं क्वेश्चनों के साथ मैं आपको लगभग 50 के करीब और क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। तो आप क्लास शुरू करने से पहले कॉपी पेन साथ लेके बैठिए, उन चीजों को भी आपने नोट कर लेना है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आगे जो भी आप सीईटी का एग्जाम देके आओगे या हरियाणा का कोई भी दूसरा एग्जाम जिसमें हरियाणा जीके आएगी, यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो सोनीपत के अंदर दोस्तों हमारा ये चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट है। तो आज की क्लास में जो हमारा पहला प्रश्न है, अति प्राचीन वट वृक्ष जिसे गीता ज्ञान से संबंधित माना जाता है कहां पर है? पेहोवा, ज्योतिसर, मानेसर या अमीन? किसके साथ जाएंगे हम? ज्योतिसर के साथ। ठीक है। ये तो इसने बताया आंसर कि हम जाएं ज्योतिसर के साथ। तो दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ज्योतिसर। अब यहां से ज्योतिसर से कुछ क्वेश्चन और बनते हैं। वो क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं कि ज्योतिसर कहां पे है आपसे? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के अंदर। अब ये यहाँ पर आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चित्र आमतौर पर अपने घरों के अंदर हम देखते हैं। तो दोस्तों ज्योतिसर है, ये कुरुक्षेत्र के अंदर है और कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। महाभारत का जब युद्ध हुआ था ये भी कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ। महाभारत के युद्ध से संबंधित क्वेश्चन आता है कि महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? ये 18 दिन तक चला था। एक क्वेश्चन और भी आता है कि ज्योतिसर कौन सी नदी के किनारे पर स्थित था? यानी वो नदी अब लुप्त हो चुकी है, पहले यहां से एक नदी बहती थी। तो उस नदी का नाम क्या हो सकता है? सरस्वती। तो दोस्तों लुप्त हुई सरस्वती नदी के किनारे पर ये जो प्रश्न है ना, आप साथ के साथ नोट करते रहोगे कि भाई ज्योतिसर सरस्वती नदी के किनारे पर और 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला कुरुक्षेत्र के अंदर और भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। और यदि आपको जाने का मौका मिले ना कभी जाओ, तो आप जैसे ही कुरुक्षेत्र से में रेलवे स्टेशन पे आप उतरोगे तो पेवा की तरफ चलेंगे ना, पेवा की तरफ हम चलेंगे। तो पेवा से की तरफ आप जाओगे तो आपको 8 किलोमीटर चलना पड़ेगा। रास्ते में आपको क्या मिल जाएगा? ज्योतिसर मिल जाएगा। ठीक है, कभी देख के आना इसको। और यहाँ पर जो शंकराचार्य है, शंकराचार्य ने भी यहाँ का भ्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो दोस्तों ये जो जगह है मानेसर है, अमीन है। अमीन जगह कहां पर है? ये अमीन, अमीन, अमीन ये एक रेलवे स्टेशन आता है। ये जब हम ये करनाल, करनाल से के आसपास ये एक रेलवे स्टेशन है अमीन। उसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, बॉक्सिंग का पावर हाउस हरियाणा के किस नगर को कहा जाता है? भिवानी, बिल्कुल ठीक बताया आपने, भिवानी। अब क्या कारण है कि भिवानी के अंदर सबसे ज्यादा बॉक्सर हुए हैं? देखो ये फोटो आपको दिखाई दे रही है, ये ओलंपिक में मेडल विजेता विजेंद्र सिंह की फोटो है। ठीक है, तो इन्होंने ओलंपिक के अंदर विजेंद्र सिंह ने मेडल जीता था। और बहुत सारे जो बॉक्सर हैं वो भिवानी ने दिए हैं। तो भिवानी को जैसे पूरे विश्व के अंदर जो बॉक्सर बॉक्सर प्रसिद्ध है ना वो क्यूबा के हैं, क्यूबा। तो मिनी, अगर क्वेश्चन कई बार भी आ जाता है कि मिनी क्यूबा, मिनी क्यूबा किसको कहेंगे आप? मिनी क्यूबा कहा जाता है भिवानी को, क्योंकि बहुत सारे जो बॉक्सर किससे निकले हैं? भिवानी से। अब ऐसा क्या कारण रहा कि भिवानी से इतने सारे बॉक्सर निकले? तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हवा सिंह।
भाई हवा सिंह नाम के एक व्यक्ति थे, हवा सिंह, 11 बार के नेशनल चैंपियन, 11 बार के नेशनल चैंपियन थे। उन्होंने वहां पर सबसे पहले एकेडमी शुरू की थी। 11 बार के चैंपियन, तो इसलिए इसको मिनी क्यूबा या छोटा क्यूबा भी कहते हैं। एशियन ओलंपिक में, एशियन ओलंपिक के अंदर इन्होंने 2 बार और नेशनल में 11 बार मेडल जीते भाई हवा सिंह ने। तो इस कारण से भिवानी से बहुत सारे जो बॉक्सर निकलते गए, और भिवानी को किस लिए जाना जाता है, अब मिनी क्यूबा के तौर पर जाना जाएगा। आपसे क्वेश्चन आए मिनी क्यूबा किसको कहेंगे, हम भिवानी को। नेक्स्ट देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था। यमुना, सरस्वती, साइबी, घग्गर। तो किसके साथ जाएं दोस्तों हम, ये दोस्तों है यमुना नदी। राइट आंसर रहेगा यमुना नदी। सारा साल बहने वाली जो नदी है वो यमुना नदी है। और यमुना नदी किसके बीच में बाउंड्री बनाएगी, जैसे हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ तो हरियाणा और एक तरफ है यूपी, ये बीच में बाउंड्री बनाने का जो काम करती है यमुना नदी करती है। यमुना नदी का उद्गम स्थान कहां से है, यमुनोत्री, हिमालय की बंदरपूछ, बंदरपूछ यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और सबसे पहले ये हरियाणा के अंदर जो प्रवेश करेगी, अगर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हरियाणा में ये कहां पर प्रवेश करेगी, बताइए हरियाणा के अंदर। हरियाणा में जैसे नाम से ही पता है, यमुना नगर के अंदर क्लेसर जो जगह है, क्लेसर यमुना नगर में जो क्लेसर जगह है यमुना नगर में, और क्लेसर एक नेशनल पार्क भी है, वहां पर ये प्रवेश करती है क्लेसर के अंदर। अब देखो, ये जो हरियाणा के में जिलों के अंदर बहती हुई ये जाती है, जो इसकी बाउंड्री है ना, अगर आपसे ये पूछा जाए कि यमुना नदी हरियाणा में ये कितने किलोमीटर बहेगी, तो यानी हरियाणा में बहती हुई जिस जिलों से जाएगी, तो ये 328 किलोमीटर, 328 किलोमीटर ये हरियाणा से बहती है, ये ध्यान रख लेना। इसके बारे में मैंने डिटेल में लास्ट क्लास में बताया था। जो भी बच्चे नए हैं आप लास्ट क्लास देख लीजिए, पूरी तरह से डिटेल में मैंने आपको इसको बताया था कि कौन कौन से जिलों से ये बहती है हरियाणा में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन सा नगर शामिल नहीं है, एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर। एनसीआर में ध्यान से पढ़ना कौन सा नहीं है, सोनीपत, गुड़गांव, हिसार, फरीदाबाद, एनसीआर के अंदर बताइए। हिसार। तो दोस्तों जो नेशनल कैपिटल रीजन है उसमें हिसार जिला नहीं है, हरियाणा का सोनीपत, गुरुग्राम, अब नाम बदल चुका है इसको, गुरुग्राम, फरीदाबाद, ये सारे एनसीआर का पार्ट है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ये बताइए एनसीआर जो बनाया गया इसके पीछे क्या रीजन रहा। देखो दोस्तों, सभी रोजगार की तलाश में राजधानी की तरफ आते हैं, दिल्ली में आएंगे, तो दिल्ली पर आबादी का बोझ कम करने के लिए ये प्लान किया गया कि आसपास के जो एरिया हैं, यानी इसमें ज्यादातर जो दिल्ली के साथ जो बाउंड्री लगेगी वो हरियाणा और किसकी, यूपी, तो इन शहरों को डेवलप किया जाए, हरियाणा और यूपी के शहरों को डेवलप किया जाए, वहीं पर भाई टाउनशिप बनाई जाए, ठीक है, फैक्ट्री लगाई जाए ताकि लोगों को रोजगार मिले, ताकि लोग रोजगार की तलाश में दिल्ली की तरफ है ना भागे, जनसंख्या का दबाव कम हो, आसपास के क्षेत्रों को डेवलप कर दिया जाए। तो इसलिए एनसीआर के अंदर इन जिलों को शामिल किया गया। तो ये बात है कि जो कनॉट प्लेस है ना सीपी, पहले तो ये दायरा था कि 100 किलोमीटर के दायरे के अंदर, रेडियस के अंदर जो आए, तो उनको हमने क्या लेना है, वो किस में लेना है, एनसीआर में। क्लियर जी है, समझ में आया। तो ये है एनसीआर। उसके बाद आ जाइए, सबसे बाद में गठित जिला कौन सा है, सबसे बाद में गठन होने वाला जिला जिसको बाद में गठित किया गया है,
मेवात, पलवल, पंचकुला, दादरी। दादरी सबसे लास्ट में जो जिला बनाया गया है, जिसको चरखी दादरी के नाम से भी जाना जाएगा, चरखी दादरी। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि दादरी, दादुर, दादुर किसको कहते हैं? मेंढक। मेंढक, एक झील के अंदर बहुत सारे मेंढक होते थे, उसके कारण क्या नाम पड़ गया इसका? दादरी पड़ गया। तो चरखी दादरी को जो जिला बनाया गया ना, तो इसके बारे में आपने दो तीन पॉइंट ध्यान रखने हैं। तो पहला तो पॉइंट ये है कि एक रैली थी, उसके अंदर 18 सितंबर 2016 को मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की कि हम इसको एक जिला बना देंगे। ठीक है। अब घोषणा के बाद जिला बनाने की जो प्रक्रिया होगी वो कैबिनेट के अंदर पास होना चाहिए। कैबिनेट ने इस पर मोहर लगाई। सितंबर के बाद महीना आता है, 18 अक्टूबर 2016 में इस पर मोहर लगा दी गई, इसको जिला बना दिया जाएगा, मोहर लगा दी गई। उसके बाद जिला बन गया, केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी दे दी। ये पॉइंट ध्यान रख लेना आप। 4 दिसंबर 2016 को केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी और ये एक नया जिला बन गया। ये पॉइंट भी आपने ध्यान रख लेना है। मेवात जो जिला बना 2005 में बना था और स्टार्टिंग में इसका नाम सत्यमेवपुरम था, सत्यमेवपुरम। और आज इसको किस नाम से जाना जाता है? नूह के नाम से जाना जाएगा। पंचकुला, देखो पंच, पंच का मतलब पांच, इस तरह से ध्यान रख लेना। 1995 में इसको जिला बनाया गया था, पंचकुला। पलवल, शायद पलवल को 2008 में बनाया गया था। तो ये आपने ध्यान रख लेना है। क्लियर भाई ये डाटा? उसके बाद देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखना आप। हरियाणा की लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? लोकसभा में कौन कौन सी सीटें, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। लोकसभा के अंदर जो सीटें आएंगी 10 से, और 10 में से रिजर्व कितनी है एससी के लिए? ये कितनी है? ये 2 सीटें एससी के लिए रिजर्व है। आगे चलकर ये बढ़ेगी कब? 2026 में। क्योंकि देखो दोस्तों, अब जनसंख्या जनगणना होगी, क्योंकि लास्ट प्री सिमन जो गठन किया गया था ना हरियाणा में, लास्ट प्री सिमन का गठन कब किया गया था? 1977 में। 77 से 10 सीटें बनाई गई थी। अब ये जो सीटें हैं 2026 के अंदर बढ़ेंगी। अब दोस्तों लोकसभा की जो सीटें हैं ना, अब मैं सीटों के बारे में आप ये भी नोट कर लेना। एक तो अंबाला, इन सीटों के नाम लिख लेना। अंबाला ये एससी के लिए रिजर्व है। कई बार आपसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ये पूछा जाएगा कि बताइए ये सीट है या नहीं। ये भिवानी, बाकी सारी क्या आएंगी? ये दो को छोड़कर यूआर में अनरिजर्व, यहां से कोई भी चुनाव लड़ सकता है। तीसरी बताइए, भिवानी के बाद फरीदाबाद, फरीदाबाद, हिसार, हिसार, करनाल, सोनीपत, रोहतक और सिरसा को तो भूल ही गए हम। सिरसा किसके लिए है? सिरसा ये एससी के लिए है। और गुरुग्राम, एक तो गुरुग्राम और कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम और कुरुक्षेत्र। इस तरह से दोस्तों ये 10 सीट है, 10 सीटें। और जो विधानसभा की जो 90 सीटें हैं ना, वो इन्हीं के अंदर आती हैं। और यहां से क्या चुना जाएगा? एमपी चुना जाएगा, यानी लोकसभा का सदस्य जाएगा यहां से, लोकसभा। इस तरह से ये चीज आपने ध्यान रख लेनी है। नेक्स्ट देखिए आप,
सोनीपत जिले के खेड़ी गुजर गांव में कौन सा तीर्थ स्थल है? सतकुंभा, रामदेव तीर्थ, शीतला तीर्थ या धर्मताल? तो दोस्तों सतकुंभा की जो तीर्थ स्थल है ये सोनीपत में खेड़ी गुजर गांव है, तो वहां पर है। गए हो कभी? नेक्स्ट देखिए आप, पिंजौर में स्थित गार्डन का क्या नाम है? रोज गार्डन, यादवेंद्र गार्डन, सुल्तानपुर गार्डन, कर्ण लेक? राइट आंसर रहेगा आपका यादवेंद्र गार्डन। सुल्तानपुर गार्डन तो कहां पे है? सुल्तानपुर पक्षी विहार, ये गुरुग्राम में, गुरुग्राम। कर्ण लेक, करनाल। और रोज गार्डन, चंडीगढ़। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कभी गए हो इसमें? इसमें जैसे देखो इसकी जो मंजिल है ना वो इस तरह से स्टेप वाइज, जैसे सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, ऊपर से आओगे आप, एक मंजिल ये होगी, एक नीचे, इस तरह से ये बनाया गया। आम का मेला भी लगता है यहाँ पे पिंजौर गार्डन में, आम का मेला। दारूहेड़ा औद्योगिक नगर किस नेशनल हाईवे पर स्थित है? दारूहेड़ा, दिल्ली, दिल्ली जयपुर, बिल्कुल ठीक है, दिल्ली जयपुर पे ये स्थित है। अब इस नेशनल हाईवे का नाम क्या है? नेशनल हाईवे नंबर 8। दोस्तों ये हमारा एक हरियाणा जीके के लिए स्पेशल बैच है, तो आप को यदि और ज्यादा डीप में अच्छी तरह से कंप्लीट हरियाणा जीके पढ़नी है तो ये आप हमारा बैच गूगल प्ले स्टोर पर हमारी जो ऐप है एडू चाणक्यन, उससे आप डाउनलोड कीजिए और ये हमारा बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको जो टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, लाइव क्लासेज भी मिलेंगी और जो रिकॉर्डेड क्लासेज है वो सारी मिलेंगी। तो आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं मिलेगा। तो आप इस ऐप को हमारी को डाउनलोड कर लेना और ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। हिंदुस्तान मशीन टूल HMT लिमिटेड किस नगर में स्थित है? अब तो दोस्तों ये थी, क्योंकि HMT है ना, HMT के आपने जैसे घड़ी, HMT की घड़ियां भी आती थी, ट्रैक्टर भी आते थे। तो पहले इसका जो कारखाना था ये कहां पे था? गुड़गांव, फरीदाबाद, पिंजौर या अंबाला? पिंजौर के अंदर था। लेकिन अब दोस्तों ये HMT हिंदुस्तान मशीन टूल, कई बार HMT की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, HMT, तो आप क्या बताओगे? हिंदुस्तान मशीन टूल। ये HMT का कारखाना कहां पे था? पिंजौर के अंदर, लेकिन अब वे ये बंद हो चुकी है। नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र जिले में सरकारी चीनी मिल किस स्थान पर है? देखो ये सारी जो जगह है ना, पेहोवा, शाहबाद, थानेसर, लाडवा, ये सारी कहां पे है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। लेकिन जो क्वेश्चन ये है कि वो जो चीनी मिल है ना, यहाँ का कुरुक्षेत्र का जो चीनी मिल है वो कहां पर है? बताइए। शाहबाद, शाहबाद मारकंडा। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि शाहबाद का जो नाम है शाहबाद मारकंडा, वो कैसे पड़ा था? देखो 1191 में तराइन का युद्ध, तराइन का युद्ध हुआ किस किस के बीच में? चौहान, पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच में हुआ दोस्तों। इस युद्ध के अंदर जो विजेता रहा वो चौहान रहा। फिर गोरी ने इंतजार नहीं किया, अगले साल फिर आक्रमण कर दिया 1192 में। तराइन की
का जो सेकंड दूसरा युद्ध हुआ, ये भी चौहान और गोरी के बीच में हुआ। इसमें विजेता कौन रहा? इसमें गोरी हुआ, चौहान हार गया। तो जो पहले युद्ध में जो शाहबाद का नाम था मारकंडा, मारकंडा नदी पर, तो जो गोरी था ना, गोरी का असली नाम था गोरी शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी इसका पूरा नाम था। तो इसने वहां पर फिर तराइन का जब सेकंड युद्ध जीत लिया ना, तो गोरी ने आक्रमण किया मारकंडा पर, बहुत सारे लोगों की हत्या की, और उसके नाम के आगे क्या लिख दिया, ये नाम मेरे नाम से जाना जाएगा, शाहबाद। पता चल गया, शहाबुद्दीन, उसके बाद शाहबाद मारकंडा बन गया। मुगलों से बंदा बैरागी था ना, जो बंदा बैरागी ने मुगलों से इसको छीन लिया था, इसके अधिकार क्षेत्र से। नेक्स्ट, काला तितर पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में है? तो काला तितर, ये बताइए, काला जो तितर है वो क्या है? हरियाणा का राजकीय पक्षी है। तो इसी के नाम से, तो देखो हरियाणा जो टूरिज्म के, आपको मैं एक बताऊंगा, जैसे हरियाणा जो टूरिज्म के जितने भी होटल है ना, वो किसी न किसी पक्षी के नाम पर हैं। तो जो काला तीतर है, ये हरियाणा टूरिज्म का पर्यटन स्थल है। ये कहां पे है? इस्सार है, सिरसा, जींद, बताइए। सिरसा, सिरसा के अंदर है काला तीतर। जैसे सोनीपत के अंदर होता था बुलबुल, होता था ना, बंद हो गया, तो जींद के अंदर है बुलबुल। इस्सार में ब्लू बर्ड। आगे चलें। तीज का त्योहार, आया तीजा का त्योहार किस महीने में आता है? सावन के महीने में झूल डलती है। बहुत सारे हरियाणवी गाने भी बने हुए हैं, हिंदी गाने हुए भी हैं। तो सावन का जो महीना होता है, सावन भी कह देते हैं जिसको, तीजों का त्योहार आता है भाई, सावन के महीने में आएगा। और इसी पर तीज नृत्य किया जाता है। तीज नृत्य, महिलाएं रंग बिरंगे कपड़े पहन के ना, जैसे इस तरह से विश्व नाचेंगी, तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि तीज नृत्य, तीज नृत्य कौन से महीने के अंदर किया जाएगा? ये तीज नृत्य आएगा सावन के महीने में। नेक्स्ट देखिए आप, भारत के सारे शिल्पी व कलाकार हरियाणा के किस मेले में भाग लेते हैं? सूरजपाल के द्वारा बनाया गया एक कुंड, बल्लभगढ़ कार्तिक मेला, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, कलेसर मेला, या कुरुक्षेत्र सूर्यग्रहण मेला। राइट आंसर आएगा सूरजकुंड मेला। दोस्तों हर साल ना फरवरी के अंदर फरीदाबाद में सूरजकुंड मेले का आयोजन होता है। इसमें हमारे देश के अलग अलग स्टेट से व्यक्ति आकर, जो क्राफ्ट से जुड़े हुए कलाकार हैं, वो आकर इसमें भाग लेते हैं। और ये स्टार्ट किया गया था 1987 से, 1987 से शुरू किया गया था। और तोमर राजा सूरजपाल के द्वारा इस कुंड को बनाया गया था। खालसा पंथ की स्थापना किस महीने में हुई? चैत्र, कार्तिक, बैसाख, सावन। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की गई थी भाई बैसाखी के दिन।
बैसाखी के दिन 1699 में सिखों के गुरु गुरु गोविंद सिंह सदा बहने वाली नदी यमुना, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था। नेक्स्ट देखिए, गरोंडा नगर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? गरोंडा, पानीपत, करनाल, जींद, कैथल। गरोंडा किस में आएगा? आपके करनाल के अंदर गरोंडा। देखो भाई, एक मैंने आपको बंदा बहादुर बताया था, बंदा बहादुर है ना 1709 में, 1709 में यहाँ का एक फौजदार होता था, फौजदार, क्योंकि बंदा बहादुर थे ना जो, उसने मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़ा था, तो उसने यहाँ का एक फौजदार था, उसका वध करके करनाल और गरोंडा, करनाल और गरोंडा को अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर ले लिया था। ये क्वेश्चन भी आ रहा है कि किसने गरोंडा और करनाल पर अधिकार कर लिया था? ये था बंदा बहादुर। ठीक है। और बाद में जींद के शासक थे गजपत सिंह, 1789 में, 1789 में गजपत सिंह ने इस पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सांग या स्वांग का प्रारंभ किस कलाकार को माना जाता है? यानी किसने हरियाणा के अंदर सांग की शुरुआत की थी? शायद आप को तो सांग कभी देखे हैं? सांग नहीं देखा होगा। देखो भाई, सांग में क्या होता था, कुछ गायक मंडली होती थी, वो पौराणिक जो किस्से थे ना, कहानियां, उनको एक संवाद के तौर पर व्यक्त करते थे सांग। आजकल तो ये लुप्त हो रहे, नहीं तो पहले जब सांग होता था ना, ऐसा हो जाता था, पता नहीं क्या आ गया हो गाँव में, स्कूल में छुट्टी हो जाती थी, हम पढ़ते थे ना, आधी छुट्टी में छुट्टी कर देते थे टीचर कि भाई आज तो सांग देखना है। आमतौर पर चौपाल होती है ना, चौपाड़, उसमें सांग होता था, आसपास लोग आई अपने पीढ़े, अपना कोई बिछाने का खाट अपना ले जाएगा, उधर बैठ जाते थे, 2-3 घंटे जो चलता था उसमें। उसमें गाने वाले भी होते थे भाई, महिलाओं उसमें पुरुष और महिला दोनों उनको देखते थे, और एक उसमें पात्र होते थे, जैसे कुछ व्यक्ति तो उसमें मेल का रोल करते थे, कुछ फीमेल का, इस तरह से संवाद होते थे, और उनको गायन के माध्यम से फिर पेश किया जाता था। तो किशनलाल भाट है ना, जो किशनलाल भाट, उसको माना जाता है हरियाणा के अंदर सांग का प्रारंभ करने वाले, और इनका संबंध था मेरठ से। और प्रसिद्ध सांगी किसको माना गया भाई? हमारे सूर्य कवि लक्ष्मी चंद। जाटी गांव है ना, गुरु जाटी आले गंगा के साथ धाम, जाटी जो गांव है सोनीपत में, ये लक्ष्मी चंद का गांव है। सूर्य कवि की उपाधि दी गई है लक्ष्मी चंद। उसके बाद देखना आगे, पशुधन बीमा योजना स्टार्ट की थी जुलाई 2016 में। यह योजना अनुसूचित जाति के लिए थी, या फिर गाय भैंस सांड ऊंटों के लिए 100 रुपए प्रीमियम बीमा दिया जाए, या बताइए भाई इसमें कौन कौन सी चीजें थी? मैंने बताया था कि भाई जो भी एससी कैटेगरी के होंगे ना, उसमें उनको प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा, ये बात बिल्कुल ठीक है। गाय भैंस सांड और के लिए 100 रुपए प्रीमियम, बड़ों के लिए, छोटों के लिए कितना बताया था? 25 रुपए। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? चलिए, तो दोस्तों मैंने आपको आज 19 क्वेश्चन कराए हैं, तो इसी तरह के क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो दोस्तों, यदि आपने हमारा बैच ज्वाइन करना है तो प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप
एडू चाणक्यन डाउनलोड कीजिए, आपको इसमें हरियाणा जीके का कंप्लीट बैच मिल जाएगा। और आपका जो सीईटी है अभी नहीं होने वाला, इसमें आपको अभी 2-3 महीने का समय तो जरूर मिलेगा, क्योंकि एक तो जिस एजेंसी ने आपका ये कंडक्ट करना था वो उसके साथ टाई अप नहीं रहा है गवर्नमेंट का, और कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, जैसे रिजर्वेशन वाले को लेकर कुछ टेक्निकल इश्यू हैं। तो दोस्तों, और एक इसके क्वालिफाई करने के नेचर को लेकर भी कुछ टेक्निकल इश्यू हैं, तो इस तरह से आपका सीईटी अभी नहीं होने वाला, अभी आपको इसमें काफी टाइम मिलेगा। तो तैयारी करते रहिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप इस साल आपको भी सरकारी नौकरी मिले। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।